फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रांस के चार्ल्स डी गोल एयरक्राफ्ट कैरियर को, जो कि एक 42,500 टन डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट कैरियर है और न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर करीबन 20 ईयर्स से फ्रांस की सर्विस में है और फ्रेंच पावर प्रोजेक्शन का एक सिंबल बनकर सामने आया है। तो जब से ये सर्विस में है तब से इसने कई ऑपरेशंस में डायरेक्टली पार्ट लिया है, चाहे हम मिडिल ईस्ट की बात कर लें, चाहे हम अफगानिस्तान की बात कर लें, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहा है। तो ऐसे कैरियर्स ये शो करते हैं कि मेजर पावर प्रोजेक्शन के लिए आपको सुपर कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। तो अब एयरक्राफ्ट कैरियर को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 42,500 टन का है, जैसा कि हमने बताया। लंबाई 261.5 मीटर की है। तो ये ऑलमोस्ट लंबाई में सिमिलर है INS विक्रांत के। बाकी जैसा कि हम जानते हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड है, तो इसमें 2 K-15 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हैं 150 मेगावाट के। इसमें 2 स्टीम टर्बाइन भी हैं 61 मेगावाट के, साथ में 4 डीजल इलेक्ट्रिक हैं और 2 शाफ्ट हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियर होने की वजह से आपको बार बार इसमें रिफ्यूलिंग नहीं करनी पड़ती है। 20 to 25 ईयर्स तक ये आराम से ऑपरेट करेगा। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 1989 में लेट डाउन किया गया था और ये सर्विस में 2001 में आया है। तो इसको भी सर्विस में आने में करीबन 12 साल लग गए और विक्रांत को करीबन 13 साल लगे हैं। तो टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर अंतर ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो न्यूक्लियर है। तो इसका जो मेन सेंसर है वो DRBJ-11 रेडार है। ये S-बैंड रेडार है, AESA नहीं है, और इसकी जो रेंज है वो करीबन 360 किलोमीटर के आसपास की है। तो इसको रिप्लेस किया जाएगा थेलस के स्मार्टेस्ट मार्क 2 रेडार से, जो कि 3D मल्टी बीम रेडार है और S-बैंड की फ्रीक्वेंसी में काम करता है। तो ये सॉलिड स्टेट ट्रांसमीटर को यूज़ करता है। इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम 250 किलोमीटर बताई जाती है, पर ये उससे ज़्यादा ही है। तो इसमें बेटर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्निक को यूज़ किया गया है, तो इनको जैम करना थोड़ा मुश्किल है और ये किसी भी मॉडर्न रेडार से कंपैरेबल है। बाकी इसमें जुपिटर रेडार भी लगे हुए हैं जो कि डी बैंड फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं और करीबन 175 किलोमीटर के आसपास रेंज दे देते हैं। तो बहुत डिटेल में सेंसर्स को डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1989 में लेट डाउन किया गया था, तो इसके सेंसर्स उसके हिसाब से हैं और ये सब रिप्लेस होने हैं। आर्मामेंट की बात करें तो यहाँ पर MBDA एस्टर जो है सरफेस टू एयर मिसाइल दी गई हैं। एस्टर में भी यहाँ पर एस्टर 15 यूज़ करी जाती हैं, जो कि शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। करीबन 30 किलोमीटर के आसपास की इनकी मैक्सिमम रेंज है और ये क्लोज रेंज एयर डिफेंस प्रोवाइड कराते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर को। बाकी इसमें MBDA मिस्त्राल सरफेस टू एयर मिसाइल दी हैं, जो कि वेरी शॉर्ट रेंज के लिए हैं। तो करीबन 12 मिस्त्राल लॉन्चर्स जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगे हुए हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये एक बार में कितने एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, और ये कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा। तो ये एक बार में 30 से 40 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, जिसमें आप पूरे रफाल रख सकते हैं, 2 बड़े एवैक्स जो कि E-2C हॉकआई हैं, या फिर 2 NH-90, 1 पैंथर और 2 AS-365 डॉल्फिन हेलीकॉप्टर्स। यहाँ पर आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दे कि जो 30 से 40 रफाल की हमने बात करी है, इनके विंग्स फोल्ड नहीं होते हैं और इनका जो विंग स्पैन है वो 11 मीटर का है। तो ये शो करता है कि एक कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो स्की जंप के लिए आपका एरिया बर्बाद होता है वहाँ पर भी आप एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई जो है वो INS विक्रांत के बराबर है, पर फिर भी इसकी एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, जैसा कि आप फोटोज़ में देख सकते हैं। और खाली कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, ये जो एयरक्राफ्ट कैरी कर रहा है वो लेंथ में और साइज़ में हमारे एयरक्राफ्ट से बड़े हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर लिफ्ट को देखेंगे तो 2 लिफ्ट दी गई हैं और दोनों इतनी कैपेबल हैं कि एक बार में 2 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकती हैं। तो आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं 2 लिफ्ट नज़र आ रही हैं जिसमें 2 एयरक्राफ्ट खड़े हैं। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट रफाल M हैं, जिनका जो विंग स्पैन है वो 11 मीटर का है और विंग्स फोल्ड नहीं होते हैं। खैर, इस मामले में डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे बात करते हैं हम क्यों इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर डायमेंशन है वो काफ़ी सिमिलर है INS विक्रांत से, और उसके बाद भी इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो INS विक्रांत के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये बड़े और भारी एयरक्राफ्ट को अपने से लॉन्च कर सकता है। तो ये शो करता है कि कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर एक स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से कितना ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो INS विक्रांत इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
पहली बार इतने बड़े स्केल पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया में बनाया गया है। तो उसके लिए हमने एक वर्कफोर्स भी तैयार करी है जो कि काफ़ी स्किल्ड है, और उनकी इस स्किल को यूटिलाइज करते हुए INS विक्रांत के ही तर्ज पर एक कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाए जो कि सिमिलर हो चार्ल्स डी गॉल की तरह। ये हमारी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा ही, साथ में ये काफ़ी कम समय में किया जा सकता है। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ये हमारे पिछले दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से बेटर भी होगा, पर ये दोनों से महंगा भी होगा। और साथ में हमें कोशिश करनी चाहिए इसको न्यूक्लियर पावर्ड रखने की। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि आज न्यूक्लियर प्रोपल्शन को डिस्कार्ड किया जा रहा है उसकी कॉस्ट की वजह से। पर अगर हम अभी से उस पर काम नहीं करेंगे तो कल को जब हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी और हम अपनी नेवी को एक्सपेंड करना चाहेंगे और ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर से, साथ में हम सुपर कैरियर्स को इंडक्ट करना चाहेंगे जैसे कि आज चाइना कर रहा है, तो हम बाकी लोगों से काफ़ी पीछे होंगे इस टेक्नोलॉजी में। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में इतना कम समय नहीं लगता है, 1 दशक तो आप आराम से मान के चले। तो बजट इशू की वजह से कम न्यूक्लियर प्रोपल्शन पे हमें रोक नहीं लगानी चाहिए। भले ही हम एक सुपर कैरियर को ना बनाएं, एक 45,000 टन क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम करें, पर न्यूक्लियर प्रोपल्शन को वहाँ पर इंश्योर करना ज़रूरी है। तो चार्ल्स डी गॉल की तरह यहाँ पर स्टीम कैटापुल्ट को यूज़ किया जा सकता है, वरना न्यूक्लियर प्रोपल्शन यूज़ करने के बाद हम ईमास को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है, पर ये हमारे बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर से बेटर भी होगा। साथ में जो सबसे बड़ा रीज़न है इतना पैसा लगाने का, वो एक बेटर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, पर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना है जो कि बेस बनेगी आपके फ्यूचर डेवलपमेंट का। तो नेवी को बहुत ज़्यादा सीरियसली इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए ताकि वर्कफोर्स भी यूटिलाइज हो, समय भी कम लगे और हम कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक टाइम पर ऑपरेट कर पाएँ। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।